Morning, Cheers. sir. Morning, brother. Morning. Music. Cheers. हाँ जी, क्या खबर? सर खबरें बहुत सारी हैं आज। वैसे तो हम लोग एक्साइटमेंट है यस, आज। और आज अच्छे सवाल भी आए हैं। सवाल नहीं, इंडियंस है, इन्होंने सवाल ही बोला होगा। इन्हें सवाल नहीं खाजा से ऐसा सवाल है बताओ। वैसे तो सर हम लोग पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बांग्लादेश के एनसीपी से एक सांसद हैं अख्तर हुसैन। जब हमारे वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहे थे और जब एग्जिट पोल आ रहा था, तो उस दौरान इन्होंने असेंबली में कहा था कि अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी, बांग्लादेश में, हाँ, तो बीजेपी जीतती है तो फिर मतलब लोगों को वो वापस भेजेंगे। मेरा एक सबसे पहला सवाल कि भारत के किसी चुनाव को पर उनका बयान देने का क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? और दूसरा, जो बॉर्डर से इलीगल बांग्लादेशी आते हैं उसमें लेकर ये सवाल उठता है कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर पर एक एक करके कर लें या? हाँ सर, एक एक करके रखते हैं। ठीक है। पहले वाले पे इनका क्या लॉजिक है भारत के इस चुनाव पे बोलने का? देखिए, कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी आज की नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी के बाद ऐसा हुआ या कम्युनिस्ट पार्टी थी पहले उनके बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये कहानी पहले की है, राइट? उस समय भी कम्युनिस्ट थे वहां पे, पर जो लोग समझते हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं भारत, करोड़ों की तादाद में आज की तारीख में भारत में सेटल है, नोएडा में है कितने सारे, ये कोई नई चीज है तो सॉरी, ये नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। कम लोगों को यह बात पता है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एक रोल इसी चीज का था कि ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी भारत के अंदर आ रहे थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऑल दीज प्लेसेस ना, दे वर जस्ट फ्लडिंग। और भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने लोगों को बैठा के खिला ले, और वहां से लगातार आ रहे थे। उस जमाने में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और यह फैसला किया गया कि नहीं, वी हैव टू टेक सम एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान इज व्हाट इज पाकिस्तान टुडे। तो ये जो पूरा मैटर था ना, इसका पूरा का पूरा, राइट, दैट वाज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इनफ्लक्स, इलीगल। अच्छा, उस जमाने में कई लोगों ने भारत में यह बोला कि नहीं साहब, इनके ऊपर जुल्म है, जो कि जुल्म हो रहा था उस वक्त, कि पाकिस्तानी आर्मी मार रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट, इवन बिफोर ऑपरेशन सर्चलाइट, नॉट स्पेसिफिकली ऑपरेशन सर्चलाइट, एक टिका खान था पाकिस्तानी आर्मी जनरल, और बड़ा ही वाज कॉल्ड दी बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बुचर ऑफ बंगाल। उसको ऐसी उपाधियां दी गई थी कि उनको ऐसे गंदे तमगे से नवाजा गया था, गंदे, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ बुचर। टिका खान ने खूब मारकाट मचाई। उस जमाने में कई इंडियंस ने अपने आप को यह बोला कि नहीं साहब, कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये मजबूर है। उस समय भी गलत था इनका आना, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और इस वक्त भी गलत है। इस वक्त क्यों गलत है? इस वक्त इसलिए गलत है क्योंकि अब आपके ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? चलो पहले की हम बात मान लेते हैं, आपके ऊपर जुल्म, इस वक्त कौन जुल्म कर रहा है? तो ये जो है ना, अपने बंदे भेजना, इनको देखो, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं इसके। चाहे रोहिंग्या आए, चाहे कोई बांग्लादेशी आए, गलत तरीके से भारत में आए, आई एम अगेंस्ट, आई एम टोटली अगेंस्ट। मैं नहीं विश्वास करता इन सब चीजों में कि आओ नहीं, आप परेशान हो, आप कहीं और जाओ। वी हैव इनफ ऑफ आवर ओन चैलेंजेस एंड वी आर नॉट हियर टू वेलकम पीपल। ये इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंडियंस जो इलीगली जाते हैं, और यहां से भी भारी तादाद में जाते हैं, राइट, वेदर दे गो टू कनाडा, यूएस, यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और जो लीगली जा रहा है कागज बना के, फॉलोइंग द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हक है, आप कहीं पर भी जाओ। लेकिन अगर आप इलीगली जा रहे हो तो आई एम सॉरी, यू आर एज रॉन्ग एज द बांग्लादेशीज हु आर कमिंग इनटू इंडिया। आई डू नॉट सपोर्ट यू। यू ब्रेक अ लॉ, आई विल नॉट स्टैंड विथ यू। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है, मैं तो रोक नहीं सकता आपको, लेकिन ये गलत है तो गलत है यार। फंडामेंटली ये चीज बहुत गलत है, इलीगल इमिग्रेशन, राइट? और कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है यहां पे भारत में? आप कहते हैं कि नहीं हमें कमाना है, तो कमाना है तो फिर जाइए, एक कानून है ना, यू कांट ब्रेक द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। चोरी फिर चोरी होती है, यू कांट मेक इट ऑल राइट क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आप ये भी कह रहे हैं कि सर उसको चोरी मत बोलिए, फिर आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। आप बोलिए कि नहीं ये पैसे तुम जो 5 करोड़ है तुम अपने पास रख लेना और तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं चलेगा और अब तुम इज्जतदार नागरिक हो। हाउ कैन इट बी? यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो लीगली। तो मैं तो वही मापदंड अप्लाई करता हूं। आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दिस। सर, बांग्लादेश से जो अवैध रूप से भारत में आते हैं, उसको लेके भारत में 2 पॉलिटिकल से सवाल बन जाते हैं। वो ये बन जाता है कि जो वेस्ट बॉर्डर पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर गार्ड करती है, वो आती है सेंट्रल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सवाल उठता था कि आप मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उसको क्यों अक्यूज कर रहे हैं जबकि प्रोटेक्शन तो बीएसएफ होती है। तो क्या स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, जो स्टेट की लीडरशिप चेंज होने के बाद, इस पर कोई असर पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों का असर पड़ेगा उस पर, उनके आने पे भारत के अंदर? हाँ, कंट्रोल करने में 100%। आपका ये सवाल है कि भाई जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से भारत, अगर बॉर्डर पे बीएसएफ है, यही तो कह रहे हैं आप कि बॉर्डर पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो तो बंगाल की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। इट डज नॉट कम अंडर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। If it does not come under the West Bengal government and if it comes under the central government, then how can you blame the West Bengal government for illegal immigration or influx? जी, यही आपका सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इसमें कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें डिमांड और सप्लाई की। मैं माफी चाहता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इन सच अ मैनर, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। आई डोंट मीन इट लाइक दैट, बट विद ड्यू अपॉलॉजीज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। देखो, होता यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर के फेंसेस और दुनिया भर के मोशन सेंसर्स और दुनिया भर के हेलीकॉप्टर्स और दुनिया भर का तामझाम, ट्रूप्स, गाड़ी, ये सारे के सारे यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे लगा रखे हैं जी। लेकिन हर रोज अगर 1000 नहीं तो कई 100 की तादाद में लोग अंदर आते हैं। मैक्सिकन्स इलीगली एंटर करते हैं, करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल। दे इलीगली एंटर। कैसे कैसे हो जाता है ये? हो कैसे जाता है? मैं आपसे, अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, और वही बॉर्डर की प्रॉब्लम है। कैसे हो जाता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है उससे क्या लेना देना, बॉर्डर पे तो बीएसएफ है। ऐसा नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए जो आपको वोट दें, रास्ता निकल आएगा। आप बीएसएफ की 10 बटालियन और डाल दो वहां पर। समझ रहे मेरी बात? जी। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों कम हुई? इसलिए कम नहीं हुई कि पत्थरबाज रिटायरमेंट ले ली उन लोगों ने। जिस दिन से 370-35 से गया, पत्थरबाजी बंद हो गई। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक क्या है कि 370-35 से हटा, पत्थरबाजी और हड़ताल बंद हो गई। जो भारी मात्रा में हम आज से 5-6 साल पहले पत्थरबाजी देखते थे कि हाँ पूरा का पूरा सीआरपीएफ वाले अस्पताल जा रहे हैं, सर फूटा है, किसी का खून निकल रहा है, ये कहां से हो गया? 370-35 से पत्थरबाजी, इनमें रिलेशनशिप क्या है? अब पता लग गया रिलेशनशिप क्या है। हाँ, क्या कश्मीर में आतंकवादी अटैक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। पहलगाम हुआ नहीं अभी? जी। साल से कुछ ही वक्त ज्यादा हुआ है कश्मीर में टेरर अटैक हुआ। क्या 370-35 से पूरा रुक गया? नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। टोटल क्वांटम हैज गॉन डाउन। पूरी साइकोलॉजी चेंज हो गई। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। अब मैं आपको बताता हूं। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं। हम बंगाल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको इतने लोग चाहिए। जब आपको इतने लोग चाहिए कि आपको आके वो वोट दें और लोकल पॉपुलेशन से आपको इतनी उम्मीद नहीं बंध रही है, तो पहला काम आप ये करेंगे कि लोकल पॉपुलेशन में आप भय डाल देंगे कि तुम्हारा घर जला देंगे, औरतों को उठा के ले जाएंगे, मार मार के जान ले लेंगे तुम्हारी। तो एक आपने वो भय डाल दिया लोकल पॉपुलेशन में, तो आपने लोकल पॉपुलेशन को काफी हद तक मैनेज कर लिया।
अपने कार्डर के थ्रू, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा, एक ओवरऑल चीज समझा रहा हूं। फिर आपको नए वोटर चाहिए, फिर आपको नए वोटर चाहिए। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, आप बोलेंगे साहब बीएसएफ तो खड़ी है बॉर्डर पे, डिमांड एंड सप्लाई जो भी हो, ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। रास्ता निकल आता है लोगों के आने का। आप जानते हैं वहां पे टेरेन कैसी है वेस्ट बंगाल में, नदी है, नाले हैं, बाढ़ आ रही है, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह गांव के बीच में से फेंस जा रहा है, गांव के बीच में से फेंस जा रहा है। एक घर है वहां पे जो आधा घर बांग्लादेश में, आधा घर भारत में, वो घर है वो। तो इतने हाईली पॉपुलेटेड इलाके में बीएसएफ के लिए 50 चैलेंजेस हो जाते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, यू नो। किसी पे आप उस बॉर्डर पे गए नहीं आज तक, आपने देखा नहीं वहां पे होता क्या है, और यहां पे बैठे बैठे ओ बीएसएफ क्या कर रही है। जा भाई जा, वहां पे रहे बीओपी में, बीओपी में जा, एक हफ्ता रह, तेरे को पता लग जाएगा बीएसएफ कर क्या रही है ना। टू अक्यूज अ फोर्स, एनी फोर्स, इज वेरी इजी। उंगली तो उठानी है। नोएडा में बैठे हैं हम दोनों, कहां बैठे नोएडा में ना, एसी चल रहा है, फर्स्ट क्लास कॉफी पी रहे हैं, बीएसएफ को अपना काम नहीं है तो बोल दो, लेकिन जाओ बीओपी में रहो, उनकी जिंदगी जियो, तब आपको पता लगेगा। बीएसएफ वाले जाते हैं, किस तरीके से कैटल स्मगलर्स वहां से आते हैं, किस तरीके से बीएसएफ के ऊपर वो फायरिंग करते हैं, किस तरीके से जब बीएसएफ घुसपैठियों को पकड़ते हैं जो अंदर घुस चुके हैं भारत के अंदर, उसको किस तरीके से खास पॉलिटिकल पार्टी के कार्डर्स बीएसएफ का घेराव करते हैं और बीएसएफ के ऊपर पत्थरबाजी। एक पूरा इकोसिस्टम है। आप जब तक उस इकोसिस्टम को डिसमेंटल नहीं करेंगे, घुसपैठ होता रहेगा। और वो इकोसिस्टम भारत के अंदर है और उसको फीड करता है बांग्लादेश के अंदर का इकोसिस्टम। और यह काम आज से नहीं हो रहा है, यह काम तब से हो रहा है जब बांग्लादेश बना नहीं था, जब ईस्ट पाकिस्तान था। यह काम तब से हो रहा है। तो भाई ये स्टोरी है इसकी। ये जो है ना, अभी जो सरकार बदली है, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, घुसपैठ जो है खत्म, लेकिन ये जो घुसपैठ है आपकी 70-80% कम होगी अगले 2 सालों में। आप देख लेना, ये घुसपैठ कम हो जाए। उसका कारण यह है कि आपको सबसे पहले डिमांड खत्म कर देनी है। जब आप डिमांड खत्म कर दोगे, सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। डिमांड है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं। लद्दाख में बर्फ कौन खरीद रहा है? नहीं। को खरीद रहा है? लद्दाख में बर्फ नहीं खरीद रहा। एसी की सेल सबसे ज्यादा वहां पे होती है जहां पे चिलचिलाती गर्मी होती है। जी सही बात है। बस अब आप बोलो नहीं साहब मैं कश्मीर घाटी में हूं, सर्दियों का मौसम है और मैं बाजार जा रहा हूं बर्फ खरीदने के लिए, लोग कहेंगे पागल है कश्मीर में। आप जब डिमांड एंड सप्लाई किल कर दोगे, यहां पे एक्चुअली डिमांड है, तो उससे फिर 2 बातें हुई और यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। सरकार ने करा एसआईआर। जब सरकार ने करा एसआईआर तो जितने भी लोग जो पहले जिनकी डेथ हो गई थी या जो इलीगल थे जिनके पास, उन सबकी सफाई हो गई। तो यहां पे सप्लाई रूट चॉप हो गया। अवैध जितने भी थे, अवैध यानी कि कई लोग उसमें ऐसे थे जो नहीं है जीवित। भाई नहीं है जीवित तो द नेम शुड बी स्ट्रक ऑफ द इलेक्टोरल रोल। कभी किसी का कहीं है, किसी का एड्रेस कहां पे, कहीं कुछ। यार जब आप करोड़ों लोगों का इलेक्टोरल रोल बनाओगे तो उसमें गलतियां तो होंगी, उसमें गलतियां तो होंगी। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, आप किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हो किसी फैक्ट्री में ना, यहां पे तो इलेक्टोरल रोल की बात है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब आप एक मशीन से पार्ट बनाते हो, उसमें भी डिफेक्टिव पार्ट्स निकलते हैं। फैक्ट्री क्या करती है, डिफेक्टिव पार्ट्स को अलग कर देती है। बढ़िया पार्ट जो होते हैं क्वालिटी के, जो उसमें पैरामीटर्स पे जो खरे उतरते हैं, उनको कस्टमर को भेजती है। यही तो होता है हर जगह कि साहब हमने 1000 पार्ट बनाए, 1000 पार्ट में से 3 खराब निकले, तो हमने 3 को रिजेक्ट कर दिया और 1000 पार्ट प्योर जो बढ़िया थे वो भेज दिए। तो आपने ये कम कर दिया। दूसरी चीज, आपने इतनी सेंट्रल फोर्सेस वहां पे लगा दी कि वो जो डर था कि पोस्ट इलेक्शन हमले, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस होगा, ये होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आपने डर खत्म कर दिया। लोगों में डर नहीं था। हाँ, लोग बात नहीं कर रहे थे बिकॉज पीपल वर अनश्योर, वो डर खत्म कर दिया। यही चीज तो अमित शाह जी ने कश्मीर में की। हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया, हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया। जब अमित शाह जी ने हुर्रियत को डिसमेंटल कर दिया तो आम कश्मीरियों से वो डर चला गया। हुर्रियत के गुंडे जाते थे लोगों को, दो इट वाज सपोज्ड टू बी सो कॉल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेपरेटिस्ट एंटिटीज। जिलानी जो भी उसका नाम था, उसको डाल दिया घर के अंदर, चुप बैठ यहां पे, हिलियो मत।
वरना तोड़ देंगे। चुप। एक बार आपने वो खौफ खत्म कर दिया, आज की तारीख में जो आप लाल चौक में देखते हैं कि कश्मीरी आए हैं तिरंगा लेके, वो दैट इज द एब्सेंस ऑफ फियर। ये जो एब्सेंस ऑफ फियर है ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये हुआ है टोटल। आई एम ट्राइंग टू एनालाइज फ्रॉम अ national security perspective, not from a political perspective. It can be BJP, it can be Trinamool, it can be communists, it can be anybody in power today. Not कि necessarily it can be anybody. ये जो fear और demand and supply का जो structure है ना, this is the most dangerous thing. और वेस्ट बंगाल में वही सर क्रिएट हो गया था, जो कि वक्त के साथ मतलब इस इलेक्शन में खत्म हो गया। और लोगों ने फ्रीलेस वोटिंग की। वो जब आपकी फियरलेस वोटिंग हो जाएगी और जो आपके अवैध वोटर थे वो आप पे हट जाएंगे, फिर देखो ना, हम तुम्हें देख लेंगे। तुम क्या देख लोगे भाई? हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन डेमोक्रेसी। हम ये कर देंगे और हम कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा। वो कह रहा था कि 4 तारीख के बाद हम देखते हैं कि अमित शाह कहाँ हैं। वहीं पे हो गई 4 तारीख, आज 5 है। खेला हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। मेजर आदिल राजा की एक वीडियो आई है सामने कि आसिम मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका का पासपोर्ट तक मिल चुका है और एक सेफ हेवन या अपना एग्जिट प्लान, एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो अमेरिका के अंदर उन्होंने रखी है। और उन्होंने हाल ही में ट्रैवल किया फोर्ट वर्थ के अंदर, डलस के अंदर। कल वो लोग पहुंचे हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनका दामाद और उनकी अहलिया भी वो पहुंचे हैं। और जाहिर बात है, कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी मैसिव प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी हैं। उन्होंने उसमें दावा किया है कि आसिम मुनीर की जो पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं, इन सब के अमेरिकन पासपोर्ट बन चुके हैं और इन्होंने अपना मामला सेट कर लिया है, बाकी लोग अपना देख लें। मतलब ऐसा उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा कि बाकी लोग अपना देख लें, मैं ऐसे कह रहा हूँ। उन्होंने ये दावा किया कि जो उनकी पत्नी है और जो बच्चे हैं इन सब के तो पासपोर्ट बन गए हैं अमेरिकन। द सोल्जर स्पीक्स, यस, यही तो है यूट्यूब चैनल उनका, आदिल राजा। बट मैंने इनकी वीडियो ट्विटर से ढूंढी है, सो आई गॉट इट फ्रॉम यू। हाँ ठीक है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। ये जो मेजर आदिल राजा कह रहे हैं ना, ये एक रिवायत है पाकिस्तान में। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड ऑन रिटायरमेंट। देखो, बात यह है कि हम अमेरिका के लिए कुछ भी कर देंगे, हम अमेरिका के लिए, आम पाकिस्तानी बड़ा खुश हो जाता है कि अब हम डिप्लोमेसी में भारत से आगे, क्योंकि उसको एक चूरन दे रखा है कि तुम्हारा एम लाइफ में यह है कि तुम्हें भारत से किसी तरीके से आगे निकलना है। अब उसने चूरन खा लिया क्योंकि उसको खिलाया गया। इसीलिए इनके फील्ड मार्शल सो कॉल्ड और इनके प्रधानमंत्री सो कॉल्ड, आप मैच में हार जाओ किसी और से, आप वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन भारत से जीत जाना। एक दिमाग में चीज है कि भारत से नहीं हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, हमारा वर्ल्ड कप वहीं पे, यही हमारा वर्ल्ड कप है, यही सब कुछ है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं एक बार भारत हार गया था तो बोला कि इस्लाम की जीत है। ठीक है, तो एक माइंडसेट है जिसमें आपने आम पाकिस्तानियों को गुलाम बना रखा है उस माइंडसेट का। लेकिन पाकिस्तान के जनरल्स इस मामले में, अपनी फैमिली को बेनिफिट करने के मामले में, अपनी जेबें भरने में दे आर वेरी स्मार्ट यार। ये एक्चुअली बिजनेसमैन इन यूनिफॉर्म है। द पाकिस्तानी आर्मीज जनरल्स आर एसेंशियली बिजनेसमैन इन यूनिफॉर्म who happen to wear a uniform, otherwise they are solid businessmen. फौजी फाउंडेशंस बहुत सारे बिजनेस काम करती है। नहीं, फौजी फाउंडेशन एक चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। इनका धंधे वाला माइंडसेट है, इनका गल्ले वाला माइंडसेट है, ये गल्ले के पीछे बैठे हैं। ये सारे के सारे जनरल्स, मेजर आदिल राजा कहते हैं कि आसिम मुनीर की वाइफ और उनके बच्चे और इन सब का अमेरिकन पासपोर्ट है। That is true for almost most of the generals, most of the bureaucrats, most of the maybe a colonel and above or in Pakistan or whoever, ये सबका ये हाल है। तो ये जो बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए हम जान दे देंगे, ये सब, ये जान देने का काम जो है वो गरीब पाकिस्तानी का है। लश्कर तैयबा के लोग आएंगे, टेररिस्ट आएंगे, भारत में दहशतगर्दी करेंगे, राइट? हाफिज सईद का बेटा ताला सईद वो एसी के कमरे में बैठेगा।
जिहाद गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए जिहाद नहीं होता। ये अनपढ़ों वाली बातें अमीर नहीं करते। जो अमीर होते हैं ना, अमीर के बेटे, जो अमीरों के बेटे होते हैं, वो जिहाद नहीं करते, गरीबों के बेटे जिहाद करते हैं। उसको फिर रूहानी ताकतें आती। फिर रूहानी ताकत। आप एक बात बताओ, लश्कर तैयबा ने या एक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट कैरीज आउट एन अटैक भारत के अंदर, या जैश ए मोहम्मद ने कोई अटैक करा, मसूद अजहर का खानदान कहां है? ताला सईद, जो कि हाफिज सईद का बेटा है, वो हथियार लेके क्यों नहीं कश्मीर आता? मैं वही आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान में ये चलन है कि जनरल्स उठेंगे, अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाएंगे। ये सर्दियों में आते हैं शिकार करने के लिए, शादियां अटेंड करने के लिए, टू फील लाइक रॉयल्टी। उसके बाद ये जहाज पकड़ के वापस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, ये वहां चले जाते हैं। दे डोंट स्टे। हमारे जितने भी आर्मी चीफ हैं, हमारे रिटायर्ड कहाँ हैं? आप वेयर इज भारत में ही। हाँ, आप इनके पहले जो अभी तो इनकम्बेंट इज जनरल द्विवेदी, इसके पहले जनरल पांडे हुआ करते थे, वो कहाँ हैं? इंडिया में। जनरल नरावने कहाँ है? गुड़गांव में उनका अपार्टमेंट है, ठीक है ना। जनरल नरावने इज देयर। बिफोर दैट आप कितने भी हमारे आर्मी चीफ देख लो, कितने भी देख लो, ठीक है ना। यू विल, वेयर इज जनरल जे सिंह, ही इज इन इंडिया। वेयर इज जनरल बिक्रम, ही इज इन इंडिया। मैं आर्मी चीफ्स के नाम ले रहा हूं। हाँ, वो ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि एट दैट लेवल 20 पीपल इनवाइट यू, 20 पीपल इनवाइट यू कि सर आप यहां पे, पीपल वांट यू, पीपल वांट टू लिसन टू योर विजडम। देखो उनके घर कहां पे? वेयर इज जनरल मलिक? सब भारत में ही है सर। भारत में है। अब जब परवेज मुशर्रफ की डेथ हुई थी, कहां पे? दुबई। जनरल अशफाक परवेज कियानी कहां है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जनरल रहील शरीफ कहां है? सऊदी अरेबिया। सभी बाहर गए हैं, कोई नहीं रहता। तो आज की तारीख में जो मेजर आदिल राजा कह रहे हैं कि उसने, वो तो है, वो तो होना ही है ना। आपको क्या लगता है कि ये जब भी रिटायर होगा आसिम मुनीर, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल 10 साल, कभी होगा रिटायर ना, आपको लगता है वो पाकिस्तान में रहेगा? भाई ये सब लोग अपने मुल्क से नफरत करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। फिर सर वो रूहानी ताकत का क्या होगा? वो रूहानी ताकत जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है। दैट इज फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के जो एजुकेशन है पाकिस्तान में वो इतना छोटा रखा है, इतना कमतर रखा है, इतना गिरा हुआ रखा है कि एनालिसिस करना, सोचना, ये सब लोगों के, ये है ही नहीं इनके दिमाग में। इनका ये कि रूहानी ताकतें आई थी, फिर जिन्न आया था, फिर जिन्न ने ऐसा कर दिया, ये इसी में खुश है। इनको इसमें लगा के रखो, है ना। और तुम जाके, तो आप ये देखना कि आसिम मुनीर, ही विल आल्सो गेट एन अमेरिकन पासपोर्ट। उसके लिए क्या है? आपको क्या लगता है लल्लो चप्पो क्यों कर रहा है इतनी डोनाल्ड ट्रंप के? अमेरिका से पैसे लो, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, दुबई में इन्वेस्टमेंट करो, यहां इन्वेस्टमेंट करो, वहां इन्वेस्टमेंट करो, दुनिया भर में अपने पैसे रखो, अरबों डॉलर की जायदादें बनाओ, अपने बच्चों के साथ बाहर जाके अमेरिका में बहुत बढ़िया शानदार घर, और कोई अमेरिका इसको एक थिंक टैंक में लगा देगा, जहां से उसको साल में $100,000 $200,000 मिलने लग जाएंगे। एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी, और hundreds of millions of dollars, if not $1 billion, hundreds of millions of dollars इनके इन्वेस्टमेंट पे होंगे। कोई काम करना, क्योंकि अचानक एक दिन, जिंदगी भर जिसने काम करा अचानक एक दिन स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा, वो 8-10 साल वहां पे करेगा, यहाँ पे कोई थिंक टैंक, वहां पे ये जाके दुनिया भर का कहानी खत्म। इसीलिए पाकिस्तान और अमेरिका की बनती है, बिकॉज अमेरिका ने क्या कर रखा है कि मिलिट्री हायरार्की जो भी है पूरी पाकिस्तान की, उनको खरीद लिया है। All the generals, all the admirals, all the air marshals, all of them have been purchased by the Americans. ये बिके हुए हैं। कंट्रीज ऑन सेल वाली सिचुएशन। हाँ, उनको पता है कि यार पॉलिटिशियंस से देखो कुछ मत, इनके बस का कुछ है नहीं। उनको पता है शहबाज शरीफ इज अ जोकर, उसके बस का कुछ है नहीं, उसको कोने में डालो यार, उसको खरीदो भी, ढंग की चीज खरीदो। उन्होंने आजम मुनीर खरीद दिया। मैं ये नहीं कह रहा आजम मुनीर ढंग की चीज है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने खरीद, जिससे काम करवाना उनके लिए आसान है, उसको उन्होंने खरीद लिया। सिंगल विंडो रखी है। अमेरिकन ऑलवेज वांट अ सिंगल विंडो। जियाउल हक सिंगल विंडो, परवेज मुशर्रफ सिंगल विंडो, आसिम मुनीर सिंगल विंडो, अयूब खान सिंगल विंडो, याया खान सिंगल विंडो, हर समय सिंगल विंडो। कोई चीज पार्लियामेंट तक ना पहुंचे, कोई चीज ये वो दुनिया भर की बातें कुछ ना पहुंचे।
डन सर अब चलते हैं ऑडियंस के जो सवाल हैं उस पर। जी। अतुल भट्ट हैं बेंगलोर से, उन्होंने सवाल किया है कि क्या जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं जैसे आसिम मुनीर है, क्या इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहेगा विद इन द आर्मी? उनके कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा पाकिस्तान आर्मी में? वो CDF बना है और जनरल भी है, तो जो बाकी ऑफिसर्स हैं जिनके प्रमोशंस थे वो सब भी होल्ड होंगे, क्या वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या कोई इस तरह की बात नहीं होगी? नहीं, प्रोटेस्ट क्या करेंगे? जिस तरीके में पाकिस्तान है, जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको अरेस्ट करवा देंगे। जनरल फैज को अरेस्ट करवा दिया ना, तो कुछ आप तो बोलेंगे जनरल फैज को कि ये गंदा आदमी था, ये बुरा आदमी था। फैज हमीद की बात कर रहा हूं जी, जो ISI का चीफ हुआ करता था। ये अरेस्ट करवा देंगे, उनके खानदान को गायब करवा देंगे। कौन करेगा? चुपचाप बैठो, तनख्वाह लो, लूटो जैसे वो लूट रहे हैं, निकल लो। क्या डिससेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल है। डन। और एक है सर, हाँ, सर विशाखापट्टनम से विट्ठल हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या भारत बलूचिस्तान को एम्पावर कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल कर सकता है। भारत चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और मैं कई बार बोल भी चुका हूं, भारत को करना भी चाहिए। आपकी एक बलूचिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए जो MEA की वेबसाइट पे हो। ये देखो, ये जमाना सेफ खेलने का नहीं है। हम लोगों को भारत में बड़ा शौक है सेफ खेलने का, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD कर दो। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD कर रहे हैं बस। आपको बलूचिस्तान के लोगों की हेल्प करनी चाहिए हर तरीके से। खासतौर से सबसे बड़ी हेल्प जो भारत कर सकता है वो डिप्लोमेटिक हेल्प कर सकता है। आप बलूचों की आवाज़ बनिए, डिप्लोमेटिक हेल्प है, आपकी पॉलिटिकल हेल्प है, आपकी इकोनॉमिक हेल्प है, हर किस्म की हेल्प। पर सबसे बड़ी हेल्प कौन सी है? डिप्लोमेटिक। यू मस्ट हेल्प बलूच डिप्लोमेटिकली एंड यू मस्ट हैव एन ऑफिशियल बलूचिस्तान पॉलिसी, जिसको आप आइए और सबको आप ब्रीफ करिए कि ये हमारी बलूचिस्तान की पॉलिसी है। एवरी कंट्री हैज अ पॉलिसी फॉर अदर प्लेसेस। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD वाली चीज, इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। लोग गधे हैं, लोगों को सोचने दो। जो देश के हित में है वही चीज है। आई डोंट मैटर, यू डोंट मैटर, नोबडी मैटर्स। जो देश हित में है वो करो, और बलूचिस्तान का सपोर्ट करना, बलोचों का सपोर्ट करना भारत के हित में है। बस है आज के लिए इतना ही, चलते। ओके, डन जी। जय हिंद। थैंक यू।